हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसका हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट 3। ठीक है, तो अब एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या-क्या पढ़ चुके हैं। तो पहला पॉइंट हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन का, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अकाउंट्स भी कंप्लीट कर दिया है, कैपिटल भी कर दिया है, लायबिलिटीज कर दिया है। क्रेडिटर्स भी कंप्लीट कर दिया कि क्रेडिटर्स होता है क्या अकाउंटिंग टर्म में, ठीक है। और डेब्टर्स डेब्टर्स भी पढ़ लिया है हमने। एसेट्स क्या होते हैं और बिल्स रिसीवेबल क्या होता है। प्रोसेसेज ऑफ बिल्स रिसीवेबल, वो प्रोसेसेज ऑफ बिल्स एक्सचेंज भी देख लिया हमने क्या होता है। बिल्स पेबल क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, जो कि बहुत एक एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, आप ये देख लीजिएगा। रिसिप्ट्स क्या होती है अकाउंटिंग टर्म में, ये हम जान चुके हैं कि क्या होती है। एक्सपेंडिचर क्या होती है, एक्सपेंडिचर कितने प्रकार के होते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा पिछली क्लास में, एक बार पिछली क्लास में देख लीजिएगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस क्या होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, तो इतना सब कुछ हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो आज का हमारा पॉइंट है वो क्या है, इन्वेंट्री, कि अकाउंटिंग टर्म में इन्वेंट्री क्या होती है। तो बच्चों, जो इन्वेंट्री होती है वो स्टॉक होता है, एक तरीके का स्टॉक होता है बिजनेस के अंदर, जो कि जैसे हमने सामान मैन्युफैक्चर करके रख लिया या फिर परचेज करके सेल रख रखा है, वो हमारा क्या हुआ, सेल नहीं हुआ है, बिका नहीं है सामान, तो वो क्या होगा, इन्वेंट्री कहलाएगा। स्टॉक भी बोल सकते हैं हम उसको। अब ये देख लेते हैं कि जो इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। जो इन्वेंट्री, वो ओपनिंग स्टॉक होता है, उसकी डेट क्या होती है, 1 अप्रैल रहती है, और क्लोजिंग स्टॉक की कब रहेगी, 31 मार्च। जैसे हमारा जो पूरे ईयर में, अकाउंटिंग पीरियड में, पूरे साल में जो सामान बच गया है, तो वो किस में जाएगा, साल के एंड में किस में कहलाएगा, क्लोजिंग स्टॉक में। और वही नए साल में किस में जाएगा, वो ओपनिंग स्टॉक। एग्जांपल पे हमने क्या किया है, 2023 में, मार्च 2023 में जितना भी सामान था उसको हमने किस में डाल दिया, क्लोजिंग स्टॉक में डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या किया हमने, अप्रैल 2024 में, वही अप्रैल 2024 में वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक में। बस यही है इसमें, ठीक है। जो सामान बिजनेस फर्म क्या करती है, परचेज करके रखती है अपने पास सेल के पर्पज से, या फिर मैन्युफैक्चर करती है, वो सामान अगर बिकता नहीं है, सेल नहीं होता है, वो रखा रहता है पूरे साल, तो वो क्या होगा, वो स्टॉक कहलाएगा एक तरीके से, ठीक है। और आप स्टॉक भी जान चुके हो कितने प्रकार के होते हैं। एक बार देख लेते हैं स्टॉक कितने टाइप के होते हैं। जो स्टॉक होते हैं वो कौन कौन से, देख लेते हैं, ठीक है। पहले हम ये देख लेते हैं उसके पहले कि ट्रेडिंग एंटिटीज क्या होती है और मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज क्या होती है, उसके बाद हम जानेंगे आगे का पॉइंट, ठीक है। ट्रेडिंग एंटिटीज क्या होती है देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। जैसे कोई सामान अगर हम क्या कर रहे हैं, परचेज करके सेल कर रहे हैं, वो किस में आएगा, वो ट्रेडिंग एंटिटीज में आएगा। और वही उसी सामान को हम ऐसे एग्जांपल पे, जैसे कोई मार्केट हो गई, मार्केट में किस चीज का हो गया, जैसे कोई क्लॉथ की शॉप हो गई, जैसे कपड़े की दुकान है कोई, वो क्या कर रही है, परचेज करके ला के सेल कर रही है, वो किसमें आ जाएगी, वो ट्रेडिंग एंटिटीज कहलाएगी। जैसे उसने क्या किया, 100 रुपए का सामान खरीदा और 120 रुपए में सेल कर दिया, 20 रुपए उसको क्या हुए, इनकम प्रॉफिट हुआ, वो ट्रेडिंग एंटिटीज होगी, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ये क्या है, पूरी ट्रेडिंग एंटिटीज है। और वैसे ही देख लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज क्या हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज में क्या आ सकता है, आप क्या करो, मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहे हो, उसमें आप क्या करो, रॉ मटेरियल्स को खरीदोगे पहले, फिर उसको वर्क इन प्रोग्रेस, उसको बनाओगे, तो उसके बाद जब गुड्स फिनिश होगा फिर उसको सेल करोगे, तो ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज होगी, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, इतना ही है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे और जो एंटिटीज है दो टाइप की होती है, ये तो आप जान ही चुके हो, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज और ट्रेडिंग एंटिटीज, ठीक है। रॉ मटेरियल्स कौन सी एंटिटी में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज में, वो तो सिंपल है, आप जान चुके हो देख के। अब हमारा पॉइंट है डिस्काउंट, कि आखिर डिस्काउंट होता क्या है। डिस्काउंट में ये बताया गया कि रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, कोई आप गुड्स को सेल कर रहे हो, जो सेल का प्राइस है उसमें आप रिडक्शन लाते हो, मतलब कि कम करते हो उसको, तो वो क्या कहलाएगा, डिस्काउंट कहलाएगा। डिस्काउंट जो हमारे दो प्रकार के हैं, कौन कौन से हो सकते हैं देख लेते हैं हम। पहले हमारे कैश डिस्काउंट और दूसरे हमारे ट्रेड डिस्काउंट।
अब ये जान लेते हैं कि कैश डिस्काउंट होता क्या है। अब कोई पर्सन है, अगर कोई कस्टमर है, वो क्या कर रहा है, वो आपके पास आके टी शर्ट खरीद रहा है, एक टी शर्ट ले रहा है, उसका अमाउंट है 1,000 रुपए, ठीक है, एक टी शर्ट का अमाउंट है 1,000 रुपए। वो कह रहा है कि मैं अभी पेमेंट नहीं करूंगा, इसकी मैं 3-4 महीने बाद पेमेंट करूंगा। तो आप उसको एक ऑफर देते हो कि अगर आप इसकी पेमेंट 1,000 रुपए आप आज करते हो या फिर एक हफ्ते के अंदर करते हो, तो मैं आपको इसमें 50 रुपए डिस्काउंट दूंगा। तो वो क्या करेगा, कैश डिस्काउंट, जो आप 50 रुपए उसको डिस्काउंट दे रहे हो, एग्जाम्पल ये ले लो कि हम उसको क्या बोलेंगे, अगर आप ये टी शर्ट आज लेते हो तो आपको ये टी शर्ट आपको 950 रुपए में पड़ जाएगी, और वरना आपको 1,000 पूरा देना पड़ेगा, आप 3-4 महीने पे करोगे तो ये जो 50 रुपए आ रही है क्या है, आपके कैश डिस्काउंट है, ठीक है। तो वैसे ही हमारा ट्रेड डिस्काउंट है कि ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है कि बल्क में कोई सामान सेल करना। जैसे एक टी शर्ट का दाम है 1,000 रुपए, 100 टी शर्ट के कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपए हो जाएगा। तो बल्क डिस्काउंट आपकी, जैसे कोई कस्टमर है आपके पास आके क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे को आप 100 टी शर्ट दे दो, तो आप उसे बता रहे हो कि एक टी शर्ट का दाम है हमारा 1,000 रुपए और आप 100 टी शर्ट ले रहे हो तो 1,00,000 रुपए हो गया। तो बोलेगा भैया ये मैं तो कई सारी टी शर्ट ले रहा हूँ, आप मुझे कुछ तो डिस्काउंट दो। तो आप उसको बोलोगे कि 10% आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं। तो 10% कितना हो जाएगा, 1,000 का 10% कितना होगा, 10,000 रुपए होगा। तो जो 1,00,000 रुपए आ रहे हैं आप उसमें से 10,000 रुपए माइनस कर दोगे तो 90,000 रुपए की उसको टी शर्ट मिल जाएगी, ठीक है। पर एक और मेन टॉपिक आ जाएगा, जो 10,000 रुपए हम कम करके दे रहे हैं उसको, तो उसको हम क्या करेंगे, जो 10,000 रुपए उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जो ट्रेड डिस्काउंट है वो कभी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, ये भी आप जान लेना, इंपॉर्टेंट है। जो ट्रेड डिस्काउंट है वो बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है, आप उसमें क्या करोगे, 90,000 रुपए ही रिकॉर्ड करोगे। जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट होगी, आप चैप्टर 9 में पढ़ोगे बुक ऑफ अकाउंट्स क्या होती है, कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो आप ये जान लेना कि 10,000 रुपए जो हमने डिस्काउंट दिया उसको हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ हम क्या करेंगे 90,000 रुपीज, हाँ हमने 10 टी शर्ट बेची है, कितने रुपए की, 90,000 रुपए की। बस इतना जान लो, बल्क डिस्काउंट के हिसाब से होगा, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट में क्या होगा, बल्क में कोई सामान अगर हमसे कोई परचेज करता है तो उसको क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे, उसमें डिस्काउंट लगता है ट्रेड डिस्काउंट में। और कैश डिस्काउंट में क्या है कि पेमेंट हम उसको ऑफर करते हैं कि पेमेंट अगर आप आज कर दोगे तो आपको 50 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, आपको 950 रुपए में टी शर्ट मिल जाएगी, सेम यही है, इजी आप समझ के होते हो, ठीक है। अब हम ये जान लेते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट एक बार अच्छे से हम देख लेते हैं, ठीक है। Trade discount is the reduction in price by seller to the purchaser of goods when they buy in bulk and quantities। इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई पर्सन है वो हमसे आके कई सारे सामान बल्क में सामान खरीद रहे हैं जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है, वो किसमें हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, वो कौन सा डिस्काउंट होगा, ट्रेड डिस्काउंट। अगर हम बल्क में कोई सामान सेल कर रहे हैं, क्वांटिटी जिसकी ज्यादा है सामान की, तो वो उसमें हम अगर डिस्काउंट दे रहे हैं तो क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट होगा, ठीक है। और जो ट्रेड डिस्काउंट है कभी रिकॉर्ड नहीं किया जाता, किसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है। वैसे ही हमारा है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है कि टाइम के हिसाब से, इसमें बताइए कैश डिस्काउंट इज द डिस्काउंट अलाउड और फॉर टाइमली और अर्ली पेमेंट। कि अगर कोई पर्सन है वो समय के हिसाब से पेमेंट कर देता है, मतलब या फिर वो पेमेंट कब करेगा, सामान खरीदते वक्त अगर पेमेंट करता है, या फिर अगर हमारा कोई पुराना कस्टमर है वो डेली, अगर हमें लगता है ये भरोसा है, भरोसेमंद है, ये पेमेंट कर देगा, तो हम उसको भी डिस्काउंट देते हैं अपनी खुशी से। और जो कैश डिस्काउंट है वो रिकॉर्ड किया जाता है किसमें, बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है। ये आप नोट कर दीजिएगा। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है एक और है इसमें, एक बार देख लेते हैं। एनी डिस्काउंट एज पार्ट दिस रीजन इज नोन एज रिबेट। जो डिस्काउंट लिया जा रहा है, अगर किसी सामान को सेल करने डिस्काउंट दिया जा रहा है, वो किस नाम से जाना जाएगा, रिबेट नाम से, ठीक है, ये जान लेना। ये एमसीक्यू में आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा पॉइंट है बैड डेब्ट्स, कि बैड डेब्ट्स आखिर होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप देख लीजिएगा। जैसे फर्म ने क्या किया, डेब्टर को सामान सेल किया, हमारे जो डेब्टर हुआ ना, जैसे रणबीर को हमने सामान सेल कर दिया है, अब ये जब तक उसके उधार है, रणबीर ने क्या किया है, जैसे फर्म है, फर्म क्या करिए अपने सामान को सेल करिए कस्टमर को, कस्टमर क्या कह रहा है, मैं अभी पेमेंट नहीं करूंगा, 4 महीने बाद 20,000 रुपए इसके दूंगा मैं, जिसका हिसाब है। और वही रणबीर 4 महीने के लिए हमारे लिए क्या हो गया, वो डेब्टर्स कहलाएगा, है ना। और 4 महीने बाद हम उस रणबीर को जाके बोलते हैं, रणबीर जी
आप पे पैसे आ रहे हैं तो आप कब देंगे उसे। अब हमारा अगला पॉइंट है बैड डेब्ट्स, कि आखिर बैड डेब्ट्स क्या होता है, हम ये देख लेते हैं। बैड डेब्ट्स जो होते हैं, जैसे कोई कस्टमर है हमसे उधार सामान खरीदता है, ठीक है, जैसे कोई कस्टमर है उसने हमसे हमसे उधार सामान खरीदा, और उसने क्या बोला कि वो जो पेमेंट है उधार तो उधर लिया, ये 4 महीने बाद उसको पेमेंट करनी थी, तो 4 महीने के लिए वो हमारे लिए क्या डेब्टर्स कहलाएगा। हम फर्म क्या करती है, 4 महीने बाद जब उसको कॉल करती है पेमेंट के लिए, वो क्या बोलते हैं कि कौन सी पेमेंट, मैंने तो कोई सामान लिया ही नहीं। तो एक तरीके से कि जो पैसा था, जो 20,000 रुपए थे अमाउंट, जो 20,000 रुपए का सामान हमने वो सेल किया था उसको, वो पैसे रिकवर नहीं हो पाए, मतलब डूब गए पैसे वो। तो वही होता है बैड डेब्ट्स, कि नुकसान होना एक तरीके से, स्टॉक सामान का नुकसान होना, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, सामान तो सेल कर दिया उनको, पर उन्होंने पेमेंट अभी तो की नहीं, और पेमेंट के वक्त उन्होंने क्या बोल दिया डेब्टर्स ने कि मैंने तो कोई सामान खरीदा ही नहीं है, झूठ बोलिए उन्होंने। तो एक तरीके से वही बैड डेब्ट्स वही होंगे, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेप्रिसिएशन, कि आखिर डेप्रिसिएशन होती क्या है वो देख लेते हैं हम एक बार अच्छे से। जो डेप्रिसिएशन है हमेशा फिक्स एसेट्स पे लगती है, मतलब इसमें डेप्रिसिएशन मतलब ये होता है जैसे कि फर्म के अंदर कोई एसेट्स है, ठीक है, फर्म के अंदर जो एसेट्स है उसकी वैल्यू रिड्यूस करना, मतलब वैल्यू उसकी कम करना, वो क्या कहलाएगी, डेप्रिसिएशन कहलाएगी। कैसे, और डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स एसेट्स पे ही लगता है, मतलब नॉन करेंट एसेट्स पे लगता है, आपके स्टॉक पे या गुड्स पे डेप्रिसिएशन कभी नहीं लगेगा, ठीक है। तो जैसे हम देख लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, फर्म के अंदर क्या की एसेट्स हमने लगवाई है, जैसे कि मशीनरी हमने खरीदी थी, कितने रुपए की, 2 लाख रुपए की। अगर हम उसे 4 साल बाद या 3 साल बाद सेल कर रहे हैं तो वो कितने की हो गई, हमने फिर 1 लाख रुपए की उसको सेल कर दी, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो गई, वो खत्म कम हो गई है। तो वो जो 1 लाख रुपए जो कम हुए हैं वो क्या होगी, डेप्रिसिएशन कहलाएगा वो, ठीक है। और एक और चीज है, मेन है, इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लेना कि जो डेप्रिसिएशन है हमेशा उस पे लगेगा, मशीनरी पे हो गया, फिक्स एसेट्स पे लगेगा, पर जमीन पे कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, बिल्डिंग पे या लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, ठीक है। ये रहा। उसके बाद हमारा क्या पॉइंट है कि ग्रॉस प्रॉफिट आगे होता क्या है वो देख लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट होता क्या है, ये सेम उसकी तरह है जो मैंने आपको दिखाया था, इस भी करवा। चलो हम ये जान लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट आगे होता क्या है। जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो रेवेन्यू माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। कैसे, जैसे कोई सामान अगर हम 100 रुपए का सेल कर रहे हैं तो उसको हम खरीद के कितने का लाए हैं, एग्जाम्पल पे हम कोई सामान है 100 रुपए का सेल कर रहे हैं, उसको हमने खरीदा कितने रुपए का, 40 रुपए का। तो 40 रुपए आपकी क्या हो गई, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस लिख लीजिए। और 100 रुपए आपका रेवेन्यू हो गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट इसमें से क्या निकल गया, 60 रुपए जो है आपके वो क्या है, जीपी, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट है वो, ठीक है। कितना समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेट प्रॉफिट। अब ये देख लेते हैं हम नेट प्रॉफिट क्या होता है। नेट प्रॉफिट क्या है, जैसे हमने क्या किया, 100 रुपए का सामान सेल किया था, है ना, उसको बनाने की कॉस्ट कितनी आई थी, 40 रुपए, और 10 रुपए उसके क्या आ गए, आने जाने का खर्चा जो आ गया 10 रुपए। तो मतलब इसमें क्या हुआ, 50 रुपए हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुए हैं। तो जैसे हम वो सीरियल वाइज सीक्वेंस वाइज में आपको समझा दे रहा हूँ, 100 रुपए आपके रेवेन्यू आ गए, और 40 रुपए आपके क्या आ गए, डायरेक्ट एक्सपेंस, और 10 रुपए आपके क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिख लीजिए इसे आप, 10 रुपए जो आपके वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ये जो आपको 50 रुपए निकल के आ रही है, ये क्या है, ये आपका नेट प्रॉफिट, ठीक है। समझ गए आप, जैसे ये डायग्राम देख लीजिए आप, इसमें बना हुआ है ना कि रेवेन्यू हो रहा है आपका, आपने क्या किया, 100 रुपए का कोई सामान सेल कर रहे हो, जैसे 100 रुपए का आपने सामान सेल किया, उसको जो बनाने की कॉस्ट आई थी आपकी कितनी थी, 30 रुपए थी, वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आ गया, है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितने का निकल गया आपका, 70 रुपए का आ गया। 30 रुपए आपने माइनस कर दिए डायरेक्ट एक्सपेंस, तो 70 रुपए आपके क्या आ गए, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गए हैं।
और वैसे हम नेट प्रॉफिट का निकाल लेते हैं, वो कैसे निकालेंगे? हमने क्या किया, 100 रुपए का तो सामान सेल करे, 30 रुपए आपके आ गए किसमें, डायरेक्ट एक्सपेंस आ गए, और 10 रुपए वो 20 रुपए आपके आ गए किसमें, एक्सपेंस में, अदर खर्चे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो 50 रुपए आपके टोटल खर्चे आ गए हैं, और 50 रुपए आपका क्या हो रहा है, नेट प्रॉफिट हो रहा है, मतलब सारे खर्चे के बाद। जैसे फॉर्मूला इसमें लिखा है, देख लेंगे आप। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम, रेवेन्यू, ये रेवेन्यू हो गया, माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस ही है, तो आपका क्या निकल के आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है। और नेट प्रॉफिट कैसे हम निकालेंगे, ये देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट निकालेंगे रेवेन्यू, फिर माइनस टोटल एक्सपेंस, ये आपके टोटल एक्सपेंस है, इसके बाद जो अमाउंट बच जाएगा वो आपका क्या होगा, नेट प्रॉफिट। समझ गए इतना? उसके बाद कुछ नॉर्मल क्वेश्चन है, वो एक बार हम देख लेते हैं कि ऐसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं जो ऐसे 4 एग्जांपल जो करंट लायबिलिटीज होंगे। कौन कौन से हो सकते हैं, क्रेडिटर्स, हमने किसी से अगर सामान खरीदे हैं उधार, तो वो हमारे लिए क्या है, वो अगर हम किसी पर्सन से उधार सामान खरीदते हैं तो हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर। क्यों, हमें उसे पे तो करना है, 3-4 महीने में कभी तो पे करेंगे, तो क्रेडिटर जो क्या होंगे, होंगे करंट लायबिलिटीज। क्रेडिटर से हमें क्या मिले, हमें क्या देना पड़ेगा, बिल देना पड़ेगा, तो बिल्स पेबल भी हो जाएंगे। अगर हम अपने एम्प्लॉइज से काम तो करवा लेते हैं पर उनकी सैलरी टाइम पे नहीं दे रहे हैं, 2-3 महीने की सैलरी रोक लेते हैं, आप बाद में देते हैं, 3 महीने बाद देते हैं अगर हम, तो वो क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाएगी, है ना, इतना समझ गया। ट्रेड पेबल, बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल सेम ही एक तरीके से है ना, फॉर एग्जांपल यही है इसके, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इतना ही है, और ट्रेड पेबल। ठीक है, और हम क्या करते हैं, नेक्स्ट 6 एग्जांपल ले लेते हैं किसके, करंट एसेट्स के। डेप्टर्स हो जाएगा आपका, क्योंकि इससे तो हमें पैसा रिसीव होगा फ्यूचर में। बिल्स रिसीवेबल, डेप्टर्स हमें बिल्स रिसीव हो रहा है। ट्रेड रिसीवेबल, ये भी हमारे उसमें आ जाएंगे करंट एसेट्स में। प्रीपेड एक्सपेंसेस, हमने क्या किया, पेमेंट तो कर दी, पर वो बेनिफिट हमें बाद में हो रहा है, तो ये भी आपका किस में आ जाएगा, करंट एसेट्स में। और कैश और बैंक बैलेंस भी आपके आ जाएंगे, स्टॉक हो गए आपके, ये भी आ जाएंगे आपके करंट एसेट्स में। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे 6 एग्जांपल्स ऑफ नॉन नॉन करंट एसेट्स, कि 6 एग्जांपल हमें लेने हैं जो कि नॉन करंट एसेट्स है, कि ऐसे वो 6 1 साल के बाद भी हमें जिससे बेनिफिट मिल सकता है, किस किस से मिल सकता है, मशीनरी से मिल सकता है, फर्नीचर से भी मिलेगा, लैंड से भी मिल सकता है, गुडविल से भी मिलेगा, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट्स हो गए, इन सब से हमें क्या है, बेनिफिट मिल सकता है 1 साल के बाद भी। 1 साल के अंदर तो मिलेगा मिलेगा, 1 साल के बाद भी मिलेगा। और एक और चीज है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता देता हूँ आपको। इसमें से ये 3 चीजें तो आपकी हो गई, कौन सी होंगी, और ये 3 चीजें कौन सी होंगी मैं बता दे रहा हूँ। इसमें 2 तरीके के एसेट्स हैं, कौन कौन से, एक तो हो जाएगा आपका टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, और ये जो गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ये कौन से हो जाएंगे, इनटेंजिबल एसेट्स। समझे? टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, ये बार हम देख लेते हैं, मैंने वैसे करवा दिया पिछली क्लास में, अगर आपने नहीं किया तो वो आप कर देना, मैं तो इसमें थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। टेंजिबल एसेट्स, एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। जैसे फर्म के अंदर मशीन है, उसको हम क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं उसकी, क्योंकि फिजिकल एग्जिस्टेंस है। फर्नीचर हो गया वैसे हमारा, लैंड हो गया, और वैसे ही हमारे इंटेंजिबल एसेट्स आ जाते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जिसको हम छू नहीं सकते हैं और देख नहीं सकते हैं, पर उससे हमें बेनिफिट होता है। कौन कौन से हो जाएंगे, फर्म की गुडविल हो गई, या कॉपीराइट हो गया, पेटेंट्स हो गई, ये क्या इंटेंजिबल एसेट्स है, जिनसे हमें बेनिफिट तो होता है पर इनको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। और भी कई तरीके के सॉफ्टवेयर हो गए, जैसे कोई सॉफ्टवेयर हो गए, उससे हमें क्या होता है, बेनिफिट तो होता है पर हम उसे देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। तो यही है इसमें। बस आज की क्लास यही कंप्लीट होती है और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, तो आपसे हम जल्द ही मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।